सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, आपके साथ स्टार्ट में एक अहम खबर हम शेयर करने जा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या आपसे कुछ देर पहले शहर कायदियानी कराची में पेश आया है। MKM के सीनियर रहनुमा थे, साबिक MNA थे अली रज़ा आबिदी साहब, जिन पर कातिलाना हमला किया गया। डिफेंस का इलाका है कराची का, वहाँ पर इनकी रिहाइशगाह थी और घर में दाखिल होते हुए इनको टारगेट किया गया। बाकायदा यही लग रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई है, क्योंकि 9mm पिस्टल है जिसके 4 फायर इनको किए गए हैं 9mm पिस्टल से। और आपको बता दें कि 2 गोलियां सर में लगी, 2 गोलियां गर्दन में लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं, जहाने फानी से कूच कर गए। अफसोसनाक कार्रवाई में हमेशा कहती हूँ, जो भी इस तरह के हमले करते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, कातिलाना हमले किए जाते हैं। और रोशनियों का शहर कहा जाता था शहर कायद को। हम देखते हैं कि वहाँ पहले भी टारगेटेड कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन अरसा दराज से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देती थी। लेकिन अब इस तरह के वाक़यात दोबारा होना, ये भी बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। और बहुत ही एक अच्छे सियासतदान, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, मंजे हुए सियासतदान को, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा ये उन सियासतदानों में से थे जिन्होंने हमेशा रूठे हुए लोगों को मनाने का किरदार अदा किया, जो रूठ कर एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाते थे, नाराज़गियों को दूर करने का किरदार अदा किया। ना सिर्फ नाराज़गी बल्कि दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। और जो रूठे लोगों को, एक दूसरे से नाराज़ लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, ऐसी शख्सियत के लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। बहरहाल यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की हम दुआ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, मैं, मेरी टीम। और अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोस, जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अब हम देखेंगे कि बहुत से लोग जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं आएंगे, अपने अपने मखसूस अंदाज में कहेंगे कि हम मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन अगेन आई वुड से इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है तो मैं यही कहती हूँ कि क्या मजम्मत काफ़ी है? शदीद अल्फाज में जो हम मजम्मत कर देते हैं, इज़ इट इनफ? इस तरह की कार्रवाइयाँ फिर हो जाती हैं, यहाँ पे कोई महफूज क्यों नहीं है? इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे हैं जो कि लम्हा ब लम्हा में इस सिचुएशन से आगाह करें। अभी भी वो जाए हादसा, जाए वक़ुआ पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। इरशाद, क्या देख रहे हैं इस टाइम पे आप मनाज़िर? देखो डॉक्टर फ़िज़ा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PN शिफा, जहाँ पर जो अली रज़ा आबिदी जो कि थोड़ी देर कबल जो है इस फ़ानी दुनिया से जो बिल्कुल इंतकाल कर गए हैं और वो ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसे हैं। और PN शिफा के बाहर जो हम मौजूद हैं, यहाँ पर MKM के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और PTI के जो रुकने हैं राजा अज़हर खान, इसके अलावा दीगर जो फारूक साहब पहुंचे में PN शिफा के अंदर हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 सर में गोलियां लगी हैं और एक जो जिसके बायस जो है ताब ना लाते हुए, जख्मों की ताब ना लाते हुए अली रज़ा आबिदी जो कि सीनियर रहनुमा थे MKM पाकिस्तान के, वो चल बसे हैं। और इसकी हॉस्पिटल ज़राए ने भी बिल्कुल तस्दीक कर दिया, पुलिस ज़राए ने भी तस्दीक कर दिया। ज़राए बताते हैं कि ये फिशरी में इनका एक दफ्तर है, क्योंकि इनका फिश एक्सपोर्ट जो से आ रहे पहुंचे ही थे कि बस जो ताक में बैठे जो शार्प शूटर थे उन्होंने जो उनको जो टारगेट किया है और जो शदीद जख्मी थे हॉस्पिटल लाए। लेकिन जो हॉस्पिटल ज़राए बता रहे हैं, हॉस्पिटल जो PN शिफा पहुंचने से पहले ही वो जो शहीद हो चुके या इंतकाल कर गए थे। और तो कारकुनान की बड़ी तादाद PN शिफा के बाहर मौजूद है। अब से थोड़ी देर के बाद जो है अली रज़ा आबिदी को जो सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या फिर जिना हॉस्पिटल में, क्योंकि ये मामला है सरकार का, तो वहाँ पर जो है इनका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो डेड जो बॉडी की रिपोर्ट, एक डेथ का काज और ओवरऑल जो रिपोर्ट बनाई, तो अब से थोड़ी देर बाद ये फैसला किया जाएगा। और फैसला यहाँ पर जो है MKM के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर हम देख रहे हैं पहुँची हुई है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक कराची में अमन कायम होता है और उसके बाद अचानक जो है टारगेटेड कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और वो भी सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, इसकी उन्होंने के अलावा जो सईद गनी है वज़ीर बल्दियात और वज़ीर सिंध ने इस बात का नोटिस लिया है और IG सिंध से फौरी तौर पर वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने भी मजम्मत की है। तमाम पार्टीज़ की तरफ जो हम देख रहे हैं कि मजम्मती जो बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, कराची में अमन ख़राब करने की कोशिश है। एक बड़ी खबर बन गई कि एक सियासतदान उनको टारगेट कर दिया गया और वो इस दुनिया से अब चल बसे हैं। अली रज़ा आबिदी के जो चाहने वाले या जो दोस्त हैं, MKM से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान बलोच यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें भी अश्कबार थी और दीगर जो कारकुनान थे वो बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं। अभी भी वो कह रहे थे कन्फर्म
उनको नहीं है, लेकिन जो पुलिस ज़राए और हॉस्पिटल ज़राए से कन्फर्म है कि अली रज़ा आब्दी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी। अच्छा इरशाद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किसी किस्म की कोई थ्रेट्स मौसूल हो रही हो, अगर आपकी बात हुई उनके दोस्त अहबाब या जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में को मौजूद किसी से आपकी बात हुई हो कि किसी किस्म की उनको थ्रेट्स मौसूल हुई हो कुछ दिन पहले? देखिए, इस हवाले से कुछ कहना कब्र वक्त हुआ, लेकिन यकीनन कराची में जो 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 सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से यकीनन इस तरह की जो इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि कराची में जो सियासी जो अफराद हैं, सियासी जो वाबस्तगी वाले अफराद हैं, जो सियासी जो पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उनको हिट किया जा सकता है। तो बाकायदा एक खुफिया इदारों की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स थी और पुलिस के पास भी रिपोर्ट थी। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो हो गया, और अली रज़ा आब्दी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें जो है 3 जो बुलेट लगे हैं और जो ज़रा बता रहे तकरीबन 12 खोल जो है 9 से 12 के दरमियान खोल जो है वो जाए वक़्वा से मिले हैं। जो एमटीज़ हैं पुलिस ने वो अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और फॉरेंसिक जो तज्ज़िये के लिए या फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए वो भेजी जाएंगी, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी जाएंगी, ताकि SSP साउथ जो पीर मोहम्मद शाह उनके मुताबिक ताकि ये पता चला जा सके क्या जो वेपन यूज़ हुआ है अली रज़ा आब्दी को मारने के लिए, तो क्या कहीं किसी और कार्रवाई में तो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फॉरेंसिक जो तज्ज़िये के लिए बाकायदा जो एमटीज़ हो वो भेज दी गई हैं फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए। और हम देख रहे हैं कि MQM के कारकुनान की तादाद यहाँ पर पहुँची, बहुत ज़्यादा कारकुनान पहुँचे हैं और फारूक सत्तार सबसे पहुँचे, तो उसके बाद जो सलमान बलोच और दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं। जी ठीक। इरशाद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी जो इब्तदाई तहकीकात शुरू होंगी, स्टार्ट इनिशियल स्टेज पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस जाए वक़्वा पर पहुँच चुकी है, यकीनी तौर पे ये बताइएगा कि अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई बात सामने आ सकी कि वहाँ पे CCTV कैमरास मौजूद हैं जिसकी मदद से पता चल सके कि हमलावर आखिर कितने थे, या कोई ऐनी शायद जिसने रिपोर्ट किया हो कि कितने हमलावर थे, बाइक पे थे, गाड़ी में थे, जिन्होंने हमला किया? देखिए, बिल्कुल जब अली रज़ा आब्दी अपने घर पहुंचे हैं, जो डिफेंस में अपनी रिहाइश गाह के बाहर जैसे पहुंचे हैं, वो उतरने लगे थे तो उन पर फायरिंग कर दी गई और 15 पर जो फौरी तौर पर उनके अहले खाना ने इत्तला दी है कि यहाँ पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। उसके बाद हमने देखा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और जो एम्बुलेंसेस के ज़रिए फौरी तौर पर अली रज़ा आब्दी को PN शिफा मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उससे कबल जब यहाँ पर पहुँचते, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब नालत, क्योंकि उनके सर में गोली लगी है तो वो बहुत करीबी जो बिल्कुल करीब से मारी गई है, तो उसके बायस जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे हैं। और CCTV कैमराज जो है वहाँ पर डिफेंस का इलाका है, वो यकीनन इस हवाले से पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और जो CCTV कैमराज से फुटेज हासिल करने की भी SSP साउथ जो पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कोशिश की जा रही है। और जो दीगर फॉरेंसिक जो लेबॉर्ट्री यानी कि जो MTs उन्हें जो मिली है, जो खोल मिले हैं बुलेट्स के, उसको फॉरेंसिक जो तज्ज़िये के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब अपनी जो तहकीकात में लग गई है। पुलिस बहुत तेज़ी से इसके अलावा जो CTD हुक्काम भी हैं वो भी ज़राए के मुताबिक वो भी अपना काम उन्होंने भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा खुफिया इदारे इसको देख रहे हैं और यकीनन इस हवाले से रिपोर्ट्स थी। खुफिया इदारों ने पुलिस को भी इस हवाले से बताएगा कि किसी जो सियासी अफराद हैं उन्हें जो टारगेट किया जा सकता है, तो ये इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स थी। अब किसको इस हवाले से बाकायदा नाम तो नहीं थे, लेकिन खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स बाकायदा उसको शेयर इस हवाले से इन्फॉर्मेशन की गई थी कि कराची में कोई टारगेटेड कार्रवाई की जा सकती है, उसमें सियासी अफराद को निशाना बनाया जा सकता है। जी ठीक है जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इरशाद जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया, अभी ट्यून इन किया है बोल न्यूज़, उनको बता दें कि जी अली रज़ा आब्दी सीनियर एक पॉलिटिशियन थे, MQM से इनका ताल्लुक था, ये MNA भी थे 2013 से 18 के त्यानी। और मैं आपको बताएं कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है। इनकी रिहाइश गाह कराची का पोस्ट इलाका है, डिफेंस वहाँ पे रहते थे। घर में दाखिल होते हुए यानी घर के बाहर उनको गोलियों का निशाना बनाया गया, कातिलाना हमला किया गया। और यकीन हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी जो पूरी सिचुएशन से हमें लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इतना पोस्ट इलाका है, यकीनी तौर पे वहाँ पे CCTV कैमरे यकीनी तौर पे नस्ब होंगे और उसकी मदद से बड़ी जल्दी बात सामने आ जाएगी कि आखिर दहशतगर्द जो हमलावर थे उनकी कितनी बड़ी तादाद थी, बाइक पे मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन ये पता चल गया है कि इस्तेमाल क्या किया गया असला कि 9mm पिस्टल इस्तेमाल की गई है, 4 फायर किए गए हैं और 2 गोलियां उनके सर पे लगी हैं, 2 गोलियां उनकी गर्दन पे लगी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2 गोलियां नहीं बल्कि 3 गोलियां उनके सर पे लगी हैं। बहरहाल 2 या 3 जितनी भी गोलियां उनके सर पे लगी। अफसोसनाक खबर ये है, अफसोसनाक खबर ये है कि जहाने फानी से कूच कर गए अली रज़ा आब्दी साहब अब हम में नहीं रहे हैं।
वो जहाने फानी से कूच कर चुके हैं। रोशनियों का शहर कराची, जो कि हमने देखा कि काफ़ी अरसा जलता रहा, वहाँ पे टारगेटेड कार्रवाइयाँ होती रहीं, बोरीबंद लाशें मिलती रहीं, वहाँ पे इसी तरह किसी न किसी को टारगेट किया जाता रहा, किसी को इसके घर के बाहर, किसी को दफ्तर के बाहर निशाना बनाया जाता रहा, सजा दी जाती रही कि आप रोशनियों के शहर या शहर कायद में बसते हैं, आप कराची के बासी हैं। और काफ़ी अरसे से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाई देती थी, बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई देती थी। लेकिन दोबारा अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई हैं तो बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है। अलबत्ता उनको पहुँचाया गया हॉस्पिटल, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए अली रजा अबदी जाँ बहक हो गए हैं, जहाने फानी से कूच कर गए हैं। और अभी DIG साउथ के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ये कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई लगती है, टारगेटेड कार्रवाई लगती है। मुझे तो उनके सवाल पे भी हैरत हो रही है कि 4 आपको गोलियां मारी गई हैं, 2 गोलियां सर में, 2 गोलियां आपकी गर्दन में मारी गई हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई लगती है? यानी कुछ शक है कि ये गोलियां उन्होंने खुद मार दी, टारगेटेड कार्रवाई लगती नहीं है। DIG साउथ साहब यकीनी तौर पे टारगेटेड कार्रवाई ही है जिसमें 9mm पिस्टल इस्तेमाल किया गया, 4 गोलियां, 4 फायर किए गए, 2 सर में लगे, 2 गर्दन में लगे, और वो बंदा दुनिया से जा चुका है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाजरीन, आज ही की तारीख थी, यानी 25 दिसंबर, सन था 1876, जब एक बहुत अजीम शख्सियत जो कि बहुत बड़े लीडर बने, उनकी पैदाइश हुई। और अगर वो लीडर ना होते नाजरीन, तो मेरे पास ये ना होता। इसको क्या कहते हैं? ID कार्ड। ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी नेशनैलिटी है। मैं पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ, मैं सर उठाकर, अपनी आंखें उठाकर अपना तारुफ करवाती हूँ कि ये हूँ मैं, ये है पाकिस्तान, ये है मेरी आइडेंटिटी, ये है मेरी नेशनैलिटी। और यकीनी तौर पे इसके लिए मैं सलाम पेश करूँगी इस शख्सियत को जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कहते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कितना प्यारा नाम, जिसमें मोहम्मद भी आता है, जिसमें अली भी आता है। एक नाम जिसमें मोहम्मद भी आता हो, जिसमें अली भी आता है, और अपने नाम के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितने अच्छे तरीके से इंसाफ किया। अगर ये ID कार्ड नाजरीन मेरे पास ना होता, अगर ये मेरे पास मेरी पहचान ना होती, अगर मेरे पास ये मेरी शनाख्त ना होती, ये मेरी आइडेंटिटी ना होती, जिसके ऊपर नेशनैलिटी में लिखा है कि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, मैं एक आज़ाद मुल्क में रहती हूँ, मैं खुली फ़ज़ा में सांस लेती हूँ, और यकीनी तौर पे अगर ये ना होता मेरे पास, तो मैं भी हिंदुस्तान में होती, आप भी हिंदुस्तान में होते, हम भी वहाँ पे सफ़र कर रहे होते उन मुसलमानों की तरह जो वहाँ पर ईद उल अज़हा पे एक कुर्बानी जैसा फरीज़ा है, वो भी जान हथेली पे रख के निभाते हुए, पूरे करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो गाय भी कुर्बान नहीं कर सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आयुब को वहाँ लिए चलते हैं। जितनी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको इंशाल्लाह मल्टीपल खोल में 30 बोर और 9mm दोनों है। नहीं, अभी हम कुछ बता नहीं सकते इसमें। ये लो रुखसार भाई, ये लो। आप देख रहे थे जी कि SSP इन्वेस्टिगेशन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इससे पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको रिपोर्ट भी किया था, आपको लम्हा बलमा आगा भी रखा था कि साबिक रुकन असम्बली हैं जी अली रजा अब्दी साहब, जो कि जहाने फानी से कूच करके कातिलाना हमला हुआ उनके ऊपर, और घर के बाहर ही उनको निशाना बनाया गया। 9mm पिस्टल से 4 फायर किए गए, 2 गोलियाँ गर्दन में लगी, 2 गोलियाँ सर में लगी। उसके बाद इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम को नाजरीन कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और मैं यकीनी तौर पर यही कहूँगी कि अगर आज हमारे पास ये पहचान ना होती, जैसे मैं आपको अपना ID कार्ड दिखा रही थी, ये ID कार्ड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से मेरे पास है। अगर वो ना होते, उनकी अनथक कोशिशें ना होती, इनकी जद्दोजहद ना होती, तो पाकिस्तान ना होता, मैं ना होती, आप ना होती, हमारी पहचान ना होती, हमारी शनाख्त ना होती, और हम भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह सफ़र कर रहे होते, वहाँ पर हम परेशानी उठा रहे होते, हमारे ऊपर भी जुल्म और बर्बरियत की आए दिन कोई ना कोई दास्तान रकम हो रही होती। आज मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ अपने बिहाफ पे, अपनी टीम की बिहाफ पे, मेरी टीम में जितने भी लोग मौजूद हैं आपको बता दूँ, और शुक्रिया अदा करती हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि अगर आप ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो हमारी पहचान ना होती, हमारी शनाख्त ना होती, हमारा ID कार्ड ना होता, और हम पाकिस्तान ना होते, हम पाकिस्तानी ना होते। कायद आज़म के बारे में हमने कुछ क्लिप्स तैयार किए, आपको दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कायद आज़म के बारे में क्या बात करूँ। अ मैन ऑफ ग्रेस, अ मैन ऑफ ऑनर, अ मैन ऑफ डिग्निटी, अ मैन ऑफ करेज, अ मैन ऑफ फ्रीडम, अ मैन ऑफ लिबर्टी, अ डिग्निफाइड लीडर, अनरिप्लेसेबल, और एंड में क्या कहूँगी कि अनफॉरगेटेबल। हाँ, हम उनका मुतबादिल नहीं ढूंढ सकते, ना कोई उन जैसा आ सकता है, और जब उन जैसा कोई नहीं आएगा तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं।
उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ हमने क्लिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए मेरी टीम ने काम किया। आपको हम दिखाना शुरू करेंगे कि पाकिस्तान का क़याम अमल में क्यों आया, दो कौमी नज़रिया आखिर था क्या, पाकिस्तान बनाने का मकसद आखिर था क्या। ये बहुत से सवालात हैं जो हम अपने आप से पूछते हैं, लेकिन शायद जवाब हम अपने को दे देते हैं, हम अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते, हम उसको डेप्थ तक जाके डीपली जाके फील नहीं करते हैं। तो आज ज़रा देखिए कि पाकिस्तान बनाने का आखिर मकसद था क्या, इसके पीछे सोच क्या थी। तो आप ये देख रहे थे कि हमारा सब कुछ जुदा जुदा है, हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, कायदे आज़म की ये सोच थी। और नाजरीन, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल आप बिल्कुल एक ही समझिए। आप जब दोनों को पढ़ते हैं तो एक को समझे बगैर आप दूसरे को नहीं समझ सकते, दूसरे को पढ़े बगैर आप उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि किसी भी मूवमेंट के पीछे किसी ना किसी की थिंकिंग होती है, एक सोच होती है। अल्लामा इकबाल की सोच थी जिसको अमली जामा पहनाया किसने, अनथक कोशिशों ने, जिद्दोजहद ने, लगन ने, मेहनत ने, एंथुसियाज्म ने, स्पिरिट ने, एनर्जी ने। और वो एनर्जी किसकी थी, एंथुसियाज्म किसका था, वो स्पिरिट किसकी थी, वो जिद्दोजहद किसकी थी, वो किसकी थी, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही थी। और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि पाकिस्तान क्यों चाहिए हमें, उन्होंने दो कौमी नजरिया क्यों पेश किया, पाकिस्तान के लिए क्यों कोशिश की, अनथक कोशिशें रंग लेकर आई। आज हम पाकिस्तान में खुली फजा में सांस लेते हैं, क्यों, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है, हमारी सकाफत मुख्तलिफ है, हमारी तहजीब मुख्तलिफ है, हमारा मज़हब मुख्तलिफ है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल अब आप हिंदुस्तान में जाके देख लें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, बहुत से लोग तनकीद करते दिखाई देते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कायदे आज़म पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाते रहे, कहते रहे कि तो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। हालांकि कायदे आज़म ने हमेशा इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मुतालबा किया। पाकिस्तान का जब अमल ही, पाकिस्तान का वजूद ही जब अमल में आता है इस्लाम के नाम पर, तो कोई कैसे कह सकता है कि वो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। हाँ, हम माइनॉरिटीज़ का एहतराम करना जानते हैं, ये हमने अपने मज़हब से ही सीखा है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का उतना ही एहतराम होगा जितना कि मुसलमानों का एहतराम होगा। हमारा रंग क्यों है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब था कौम से, और यकीनी तौर पे तर्जुमानी करता है ये सोच की कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है। हमारे झंडे में नाजरीन दो रंग है और एक रंग हमारी माइनॉरिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आज की तारीख में आपको दे देती हूँ। आज का दिन 25 दिसंबर, जबकि क्रिसमस मना रहे हैं हमारे यहाँ माइनॉरिटी, ईसाई बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और हम देखते हैं कि हमने उनके साथ उनकी तकरीबात में बाकायदा शिरकत की, हमने उनकी खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट की। बल्कि आज ही आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी उनकी खुशियों में शरीक हुए हैं। यानी यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आज़ाद हैं, यहाँ पे वो चर्च में जा सकते हैं, यहाँ पे मंदिरों में जा सकते हैं, हिंदू किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। सिखों की अगर हम बात करें तो हाल ही में तो संगे बुनियाद रखा गया करतारपुर बॉर्डर का, वो बहुत मुंह बोलता सबूत है, एक बहुत बड़ी अमली एग्जाम्पल है। क्योंकि क्या कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप ज़बानी जमा खर्च ना करें, आप अमली तौर पर साबित करके दिखाएं। और हमने हर जगह पर साबित करके दिखाया कि यहाँ पर हिंदू भी महफूज हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी महफूज हैं, यहाँ पे सिख भी खुश हैं। हमने माइनॉरिटीज़ के एहतराम का सिर्फ नारा नहीं लगाया, हमने बल्कि प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया कि इस्लाम के नाम पे जिस मुल्क का मुतालिबा हुआ वहाँ पे तमाम मज़ाहिब की आज़ादी होगी, तमाम मज़ाहिब को वहाँ पर इज़्ज़त दी जाएगी। क्योंकि मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं, और हमने प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया। और इंडिया जो कि अपने आप को सेक्युलर इंडिया कहलवाता है, इस्लाम के स्पेलिंग तक से मेरे ख्याल से वो वाकिफ़ नहीं है, मायने तो दूर की बात है। तभी हम देखते हैं कि अमली तौर पे वो 0 0 यानी अंडा दिखाई देते हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह जुल्म सितम किया जाता है। एक सिख साहब है, उनका भी हम आपको सिख भाई का वीडियो दिखाएंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं, खुद बताएंगे कि कितना पछताते हैं वहाँ के लोग और कितना वो खुशनसीब फील करते हैं पाकिस्तानियों के लिए, कि कितने खुशनसीब है पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में चले गए, वरना वो भी इसी तरह सफ़र कर रहे होते। अच्छा जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान के बारे में बताया क्या, कि मुसलमान वो होता है जो मुसीबत में घबराता नहीं है। कैसे कहते हैं कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, उन्हीं की ज़बानी जानी। बहुत प्यारे अल्फाज, जिनको हम गोल्डन वर्ड्स का वर्ड जिनके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ, और मेरे ख्याल से मैं लिटरली कहूँगी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अल्फाज सुनने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ में, कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हम भी तो मुसलमान हैं और हम कायदे आज़म को भी मानते हैं, फॉलो करते हैं, अपना लीडर समझते हैं। और हम ये मानते हैं कि कायदे आज़म की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, उनकी अनथक कोशिशें थी, कुर्बानियाँ थी हमारे बाउजदाद की, लेकिन आवाज़ किसने उठाई, उनकी आवाज़ पर लबाइक किसने कहा, उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चला कौन। ये जिद्दोजहद उन्होंने ना दिखाई होती, ये स्पिरिट उन्होंने ना दिखाई होती, एंथुसियाज्म ना होता, तो हमारे आबाउजदाद भी इनके साथ खड़े कैसे होते। तो आज मैं दोबारा सलाम पेश करूँगी, दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी, मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। वो कहते हैं कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता है, हमारे हौसले बुलंद हैं, लेकिन
लेकिन हम मुसीबत में घबरा जाते हैं। हम ज़रा सी बात होती है हम परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे मामलात में हम इतने परेशान हो जाते हैं। और जिसका बिलीव बीइंग अ मुस्लिम, नाजरीन आज याद रखिएगा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जिसका बिलीव ये होगा कि मेरी जान यानी मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरा रिस्क, मेरी इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में, ना कोई मेरी इज़्ज़त छीन सकता है और ना कोई मुझे ज़लील कर सकता है, ना कोई मेरा राज़िक है, ना कोई मेरा एक एक नवाला मुझसे छीन सकता है। जो इज़्ज़त आपको मिलनी है वो आपको मिलनी है, जो ज़िल्लत आपने उठानी है वो आपने उठानी है, जो रिस्क का एक एक दाना आपको मिलना है वो आपको मिलना है। जहाँ आपकी मौत लिखी है वहाँ आ जानी है, जो रात आपकी कब्र में है वो कब्र में ही होगी। लेकिन हम लोग किस तरह के दौर में फिर रहे हैं? हमारे सियासतदानों का अगर आप देख लें, अगर कंपैरिजन करके देख लें, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर बहुत से सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन भी इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहा है, ऐसे नहीं चलेगा देख रहा है और मेरी बातें सुन रहा है, अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि क्या कायदे आज़म का 10वां हिस्सा भी है आप में से कोई? क्या अभी सियासतदानों में कोई एक भी सियासतदान खुद को समझता हो, आईने के सामने खड़े हों और अपने आप से पूछिए, ना दुनिया के सामने मानिए, पूछिए कि क्या मैं कायदे आज़म का 10वां हिस्सा भी हूँ बतौर सियासतदान, बतौर पॉलिटिशियन या लीडर? या मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें हैं? क्या मेरे अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं? अच्छा जी, कायदे आज़म मोहम्मद से हमने बहुत सी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। और लीडर क्या होता है, लीडर किसे कहते हैं, लीडर कैसे बनता है, इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये होता है लीडर, ये लीडर वो होता है जो खुद एग्जाम्पल बनता है, जो खुद मिसाल बनता है और फिर आता है कि मैं मिसाल हूँ और आप देखें, आप मुझे फॉलो करें। ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया, उन्होंने ज़बानी जमा खर्च नहीं किया। इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं कुछ दिन पहले एक बहुत पुराना कोई इंटरव्यू था, इनके कासिब थे या शायद नाइब कासिब थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत बड़ी उम्र के थे, जारी बात उस टाइम पे बहुत यंग थे जब इनके साथ थे कायदे आज़म के साथ। तो वो किसी निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो बता रहे थे, वो आई थिंक अराउंड 80s या 90s में उनकी एज होगी। तो बता रहे थे कि मैं उनके साथ ड्यूटी करता था तो मैं देखता था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, लेकिन इवन दैन वो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करते थे। और मुझे अक्सर कहते थे कि तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम अनईजी फील करो तो तुम छुट्टी पे चले जाओ या किसी और को ड्यूटी। तो वो कहते थे नहीं, जब आप काम करते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? आपको देख के मुझे हौसला मिलता है कि जब आप बीमारी में इतना काम कर रहे हैं 14-14, 15-15 घंटे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और लिटरली उसने ज़ारों को रोना शुरू कर दिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद करते। हालांकि तब वो बहुत नौजवान था, बहुत जवान था, तब की मेमोरीज रिकॉल वो कर रहे थे। और बहुत बड़ी बात ये होते हैं लीडर, हमारे यहाँ जो लीडर हैं, जो मुल्क के ठेकेदार बने फिरते हैं, तमाम लोग आपके सामने, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी या मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम ऐसे, लेकिन बेतहाशा ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा। मेजॉरिटी का वर्ड बोलूं तो शायद ये लीडरान भी अग्री करेंगे, मेजॉरिटी का वर्ड बोलूं शायद ये पॉलिटिशियंस भी अग्री करेंगे कि सही कह रही है फिजा कि आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं। क्या आपकी तरजीहात है मुल्क के लिए? क्या एफर्ट्स किए आपने कौम के लिए? आपने इंडिविजुअली क्या किरदार अदा किया? अगर अपने रोल देखें तो आपने क्या किरदार अदा किया? किसी के पनामा के मामला, किसी के अकामा के मामला, किसी के जाली अकाउंट्स के मामला, कोई अपने अकाउंट्स भरने के लिए लगा हुआ है, किसी ने बच्चों को बाहर भेज दिया, बच्चे इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, बच्चे मफरूर करार दिए जा चुके हैं, किसी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोला, कोई पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा हो जाता है नैब की गिरफ्त में आने के बाद और प्रोडक्शन और आकर अपना केस खुद लड़ता है। आप नैब के खिलाफ अर्जा सराई करते, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर आप पाकिस्तान के लिए बात नहीं करते, कानून साजी अब अभी नहीं करते, आप पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बात नहीं करते। तालीम के हवाले से किसी को फिक्र नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लें तालीम के हवाले से क्या करेंगी, हमारे यहाँ कितने स्कूल्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स कितने, एक स्ट्रेचर पर 2-2, 3-3 मरीज होते हैं, औरतें रिक्शों में, चिंचियों में या बच्चे पैदा करती रही हैं इनके प्रोटोकॉल्स की वजह से। ऐसी एग्जाम्पल्स यहाँ पर सामने मौजूद हैं। ये खुद को लीडरान कहलवाते हैं, ये कायदे आज़म की बातें करते हैं, इनके मुझसे तो कायदे आज़म का नाम भी नहीं अच्छा लगता। और अगर मैं इतनी अग्रेसिव हो रही हूँ तो ये नेचुरल एग्रेशन है नाजरीन, ये कोई एक्टिंग नहीं है। दुख होता है, तकलीफ होती है, दिल खून के आंसू होता है कि जब ये लोग कहते हैं कायदे आज़म किस तरह कह देते हैं। अमली तौर पे आप कायदे आज़म बन के दिखाएं ना, उनका 10वां हिस्सा भी बन के दिखाते तो मैं सलाम पेश करूंगी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर। कुछ और क्लिप्स है हमारे पास, जरा मुलाहिजा कीजिए कि अगर पाकिस्तान ना होता नाजरीन तो हमारे साथ क्या होता, मेरे साथ क्या होता, आपके साथ क्या होता, मेरी टीम के साथ क्या होता, हम कहाँ होते। जरा मुलाहिजा कीजिए। अपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, ये एक सिख भाई थे जो बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान ना बनता, बहुत से लोग कहते हैं अभी भी कि पाकिस्तान बना, क्यों बना, ये हुआ, वो बंटवारा हुआ, बरे सगीर पाक व हिंद 2 हिस्से हो गए, लेकिन वो कितनी अच्छी गुफ्तगू करें, वहाँ रहे, वो रहते हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। गुजरात का वाक़या आप सबको याद होगा, और उसके बाद मुसलमानों के साथ आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे क्या कुछ होता है आप लोगों के साथ, वहाँ पे सिखों के साथ क्या होता है, वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है। वो बता रहे हैं कि शुक्र है पाकिस्तान बन गया, वरना उन लोगों के साथ भी ये सब कुछ होता है। ये
हिंदुस्तान में रहने वाला, कोई मुसलमान नहीं, सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स ये बात करता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बनना बेहतर साबित हो गया उन लोगों के लिए जो यहाँ से चले गए और अब इज़्ज़त के साथ पुरफ़ज़ा माहौल में सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाने से पहले आपको आखिरी बात ये बताना चाहूँगी नाज़रीन कि दिल्ली से ट्रेन चलती थी जब आज़ादी मिली हमें, आपको याद होगा वो वाक़यात, लिटरली आपकी रूह कांप जाती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली से ट्रेन चलती थी, लाहौर में आती थी, अगर कुल्ली आपको को मिले ना पुरानी उम्र के या उनके बच्चे अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी ऐसे वाक़यात बता के वो जाने फानी से पूछ करे होंगे तो आप उनसे पूछिएगा, वो कुल्ली आपको बताएंगे कि लाशों भरी ट्रेनें आती थीं, टुकड़े हुए होते थे, किसी की बेटी वहाँ पर रह गई, किसी का बेटा वहाँ पर रह गया, कोई वालिदैन से बिछड़ गया, उन लाशों को उठाना और फिर दफनाना, उन कुलियों के क्या तासुरात होंगे। इस तरह मिला था हमें पाकिस्तान, लेकिन क्या हमने पाकिस्तान की कदर की? सियासतदानों से पूछूंगी, अपने आप से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, अपने घर वालों से पूछूंगी, तमाम लोगों से पूछूंगी कि क्या हम उस तरह के पाकिस्तानी बन सके जैसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद को साबित किया? क्या हम कायदे आज़म जैसे पाकिस्तानी अब तक अगर नहीं बन सके तो क्या हम आगे बनना चाहते हैं? हम बन सकते हैं यकीनन, अगर हम इरादा कर लें, अगर हम नियत कर लें। अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, हमारा मज़हब ही हमें टीचिंग देता है। तो अगर हम आज से नियत कर लें कि आज से हमें खुद को बदलना है, क्योंकि खुद को बदलेंगे फिर बदलेगा पाकिस्तान और फिर ही बनेंगे हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पाकिस्तानी। और आप भी हम आज भी हम मकरूज़ हैं, हमने कर्ज उतारना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और कर्ज हम इसी तरह उतार सकते हैं कि हम खुद को ऐसा पाकिस्तानी बना के दिखाएं, एक मिसाल बन के दिखाएं जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया आप रिपीट में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।